गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन में कहाँ तक पहुंचे थे हम? लेवल 2। लेवल 2 कर रहे थे एंड देन लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर कहाँ का डिस्कशन हो गया था? 26, 30, 36, 37। पहले आपको होमवर्क दे रखा था मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से 25 तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 आई थिंक यहाँ तक कर लिया था हमने। इसमें एक डाउट था किसी को, क्वेश्चन नंबर 6 लेवल 2 का। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 6 था ना डाउट? हाँ, और कोई डाउट लेवल 2 में? जो जो क्वेश्चन आपको करने के बोले थे लेवल 2 में, कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 ना लेवल 4 का है। ठीक है, इसका लेवल 4 पे आते हैं। पहले लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ जिसका डाउट है। बाकी लोग भी देख लीजिए। देखिए, डाउट तो उसका होगा जिसने अटेम्प्ट किया है, और बाकी कुछ लोगों के आंसर आ गए होंगे, और मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे इसमें अभी जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एलिमेंट एक्स, एटॉमिक मास 16 एंड एटॉमिक मास 14। टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, so टू एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 16 एंड 14। एक्स एटॉमिक मास 16 एंड वाई एटॉमिक मास 14। तो y का एटॉमिक मास है 14, x का एटॉमिक मास 16, कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड ए बी सी। अब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं x एंड y, तो ए बी एंड सी, थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स। उसके बाद क्या बोल रहा है कि the ratio of different masses of y which combine with the fixed mass of x in ABC is this. तो with fixed mass of x के फिक्स्ड मास के साथ जो y कंबाइन हो रहा है, y कंबाइन इन ए बी एंड सी, उसका रेशियो आपको अलग अलग दे रखा है। ए बी एंड सी, वो रेशियो है 1:3:5। 1:3:5। अब उसके बाद अब बोल रहा है 32 पार्ट्स ऑफ बाय मास ऑफ x कंबाइन विद 4 पार्ट बाय मास ऑफ y इन b, देन इन c 16 पार्ट्स ऑफ x विल कंबाइन विद। तो जो b है क्वेश्चन नंबर 6 देखे, जो बी कंपाउंड है उसमें x कंबाइन हो रहा है 32 पार्ट्स बाय 84 पार्ट्स ऑफ y। सो इन कंपाउंड बी, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इन कंपाउंड बी, जो कंपाउंड बी है, इन कंपाउंड बी x कंबाइन विथ 32 parts of 32 parts by mass of x combined with 84 parts by mass of y। तो पूछा है इन कंपाउंड सी,
अगर सी कंपाउंड की बात करें तो सी कंपाउंड में 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स, 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स विल कंबाइन विथ हाउ मच पार्ट्स बाय मास ऑफ वाई। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पूरा समझ में आया। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 लाइन का ही है, 2 लाइन का सवाल है, बट आपको पूरी लैंग्वेज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब उसमें इंपॉर्टेंट लाइन सबसे ये है कि फिक्स मास ऑफ एक्स, एक्स के फिक्स मास के साथ जो वाई कंबाइन हो रहा है और 3 अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, उसमें रेशियो जो वाई का है वो 1:3:5 है। किसमें किसमें? ए, बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए बस यही लाइन का आपको यूज करना है। तो फिक्स मास ऑफ एक्स कंबाइन विथ वाई के मास के साथ जो कंबाइन होगा और 3 अलग अलग कंपाउंड, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड कोई ऐसा बन रहा होगा X2Y3, कोई दूसरा कंपाउंड बन रहा होगा XY2, कोई तीसरा कंपाउंड बन रहा होगा मान लो X2Y5। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से एक्स और वाई ही प्रेजेंट है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंपाउंड ए, एक कंपाउंड बी, एक कंपाउंड सी। तो ये अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। तो बोल रहा है कि इन तीनों ही कंपाउंड में अगर फिक्स मास एक्स का रख दिया जाए तो वाई का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3:5। समझ आया? तो यहाँ पे कंपाउंड ये दोनों दो ही एलिमेंट है, लेकिन हर कंपाउंड अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे इन एलिमेंट का जो रेशियो है वो अलग अलग आ रहा है। तो वो क्या है वो तो हमको पता नहीं है कंपाउंड कौन कौन से हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स कंबाइन विथ 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ वाई। करेक्ट है इस लाइन को, जो कंपाउंड बी में दिया है। तो कंपाउंड बी में इसका यूज करेंगे। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। 32 parts of 32 parts by mass of x, 32 parts by mass of x combine with 84 parts by mass of y। तो बताइए 1 पार्ट कितने के साथ कंबाइन करेगा? 1 पार्ट बाय मास ऑफ x कंबाइन विथ 84 बाय 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ y। ये किसके लिए है? ये कंपाउंड बी के लिए है। ये कंपाउंड बी में हो रहा है, इन कंपाउंड बी, इधर लिख दे रहा हूं मैं, इन कंपाउंड बी, इन कंपाउंड बी। अब देखो अगली लाइन जो हमको बोला था, वो बोला था कि कंपाउंड सी केस में क्या होता है वो हमको निकालना है। तो कंपाउंड सी के केस में 16 पार्ट बाय मास ऑफ एक्स है। तो अब हम कर रहे हैं 16 पार्ट बाय मास ऑफ एक्स कंबाइन विथ, कितने के साथ कंबाइन होगा हमको नहीं पता है, तो हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। कंबाइन विथ क्या एज्यूम कर ले, एक्स वाई जेड दिया तो हम मान लेते हैं पी, कैपिटल पी पार्ट्स बाय मास ऑफ वाई। तो बताइए अगर 1 पार्ट के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? सो 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स कंबाइन विथ p by 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ y। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू किसके कंपाउंड के लिए आई है? ये वैल्यूज आई हैं इन कंपाउंड सी, ये इन कंपाउंड सी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये दोनों में मैंने 1 क्यों निकाला? क्योंकि दोनों के लिए मैंने एक चीज कॉमन कर ली है। वो मैंने कॉमन क्या किया है? 1 पार्ट बाय मास ऑफ एक्स, 1 पार्ट बाय मास ऑफ एक्स। तो दोनों ही कंपाउंड बी या सी में जब एक्स का सेम मास मैंने ले लिया, तो एक्स के सेम मास के साथ बी और सी में जो कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन की लाइन दे रखी है। कौन सी लाइन? जो मैंने थर्ड लाइन टिक कराई थी, ये लाइन, ये देखो ये वाली, विथ फिक्स्ड मास ऑफ एक्स। तो हमने क्या ले लिया? दोनों ही केसेस में 1 ग्राम ऑफ एक्स। तो एक्स का मास हमने फिक्स कर दिया। तो जब एक्स का फिक्स मास हो जाएगा तो वाई जो कंबाइन हो रहा है ए बी सी में, उसका रेशियो क्या है? 1:3:5। तो हमको केवल बी सी से मतलब है, यानी इस रेशियो से बी और सी में क्या रेशियो है वाई का?
जब फिक्स मास है x, तो हमने फिक्स मास ले लिया x का दोनों ही जगह पे 1 ग्राम 1 ग्राम, तो B एंड C का जो रेशियो है वो है 3:5 कंबाइन होने का। B एंड C, कंपाउंड B एंड C में जो रेशियो है वो है 3:5। सो ये वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे। तो 3:5, तो देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, विथ सेम मास ऑफ x, क्योंकि हमारे पास दोनों कंपाउंड कौन कौन से, B एंड C, विथ सेम मास ऑफ x, पार्ट्स ऑफ y, या मास ऑफ y लिख लो, विथ सेम मास ऑफ x, मास ऑफ y combined in compound B and C, in compound B and C is 3:5, ये रेशियो है उसका। विथ सेम मास ऑफ x, मास ऑफ y combined in compound B and C is 3:5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस यही करना है। हमारे पास मास कितना कितना आया, हमारे पास मास की वैल्यू आई है 84/32, कंपाउंड बी में y का मास, कंपाउंड सी में p/16, तो इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए, सो 84/32 इन कंपाउंड बी डिवाइडेड बाय p/16 इन कंपाउंड सी, y का ये दोनों मास है, इन दोनों का रेशियो 3:5 होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करना है। तो 84 डिवाइडेड बाय यहाँ 32 इंटू p16 ऊपर चला जाएगा, 3/5 कैंसिल आउट कर लो, 2 हो जाएगा। फिर ये ऊपर कैंसिल आउट कर लीजिए, 42, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 42, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70, यानी 70, तो हमारे पास आंसर आ गया 70। ये सब लिखने में मुझे टाइम लगा है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की हो गई है तो 2 लाइन का सवाल है, 10 सेकेंड का सवाल है। ये सब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने में और लिखने में टाइम लगा है, ये सब आपको क्वेश्चन करते टाइम लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर आपका आ जाएगा कितना, 70। तो 70 बाय पार्ट्स ऑफ बी जो कंबाइन होगा सी कंपाउंड्स में विद रिस्पेक्ट टू वाई। समझ में आया क्या या नहीं समझा, किसी को नहीं समझा, अगेन एक्सप्लेन करो, किसको अच्छा समझ में आया, किसी को समझ में आया, चलिए ठीक है एक्सप्लेन करता हूं फिर से। अभी देखो जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने वो सब लिखी है, x एटॉमिक मास 16, y एटॉमिक मास 14, a b c 3 डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं x और y के। फिर बोल रहा है ये लाइन जो मैंने टिक करी है, पहले इसको देखो, विथ फिक्स मास ऑफ x, फिक्स मास ऑफ x का मतलब जब मैं x का फिक्स रख दूं, जैसे x का 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम तीनों ही कंपाउंड में, या तीनों में 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम, या x का कोई भी फिक्स मास 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, जब मैं तीनों ही कंपाउंड ए बी सी में अगर x का मास फिक्स कर दूं, तो y का जो मास का रेशियो आता है वो आता है 1:3:5, तीनों कंपाउंड ए बी एंड सी में। अब हमको ए से मतलब नहीं, क्योंकि कंपाउंड में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो कंपाउंड बी के रिस्पेक्ट में दी है एंड कंपाउंड सी के रिस्पेक्ट में दी है। तो विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड बी दिया है कि 32 पार्ट्स ऑफ x कंबाइन विद 84 पार्ट्स ऑफ y, तो सी में पूछा है कि अगर 16 पार्ट्स ऑफ x प्रेजेंट है तो y का कितना पार्ट कंबाइन होगा। ये इतना क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने क्या क्या किया है। देखो सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, पहले मैंने एक उसका यूज किया, पहले लाइन का फिर दूसरी लाइन का। पहली लाइन इंफॉर्मेशन दी है 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ x कंबाइंड विद 82 पार्ट्स ऑफ मास बाय ऑफ y इन कंपाउंड b। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कंपाउंड b की बात हो रही है। तो जब 32 पार्ट्स 84 से कंबाइन हो रहा है तो वन पार्ट कितने से कंबाइन होगा, 84/32, सिंपल यूनिटरी मेथड, पहले यहां निकाल लिया 1 पार्ट ऑफ x। फिर इन कंपाउंड सी, ये सी कंपाउंड की बात हो रही है, ये बी कंपाउंड की बात हो रही है। सी कंपाउंड में बोला है 16 पार्ट ऑफ x कंबाइंड विद p पार्ट ऑफ y, तो फिर 1 पार्ट x का कितने के साथ कंबाइन होगा, अगर 16 पार्ट p के साथ कंबाइन होता है तो 1 पार्ट p/16 के साथ कंबाइन होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, ये कंपाउंड सी। अब मैंने यहां क्या कर लिया, मैंने x का मास सेम कर दिया,
1 पार्ट बाय मास ऑफ एक्स, 1 पार्ट बाय मास ऑफ एक्स, दोनों ही जगह। तो एक्स का मास दोनों जगह मैंने 1 पार्ट रख दिया, सेम रख दिया। तो बोल क्वेश्चन में क्या बोला था, जब एक्स का मास सेम है एक्स के फिक्स मास के साथ, हर कंपाउंड में जब एक्स का मास फिक्स अगर आप कर दें, तो वाई के कंपाउंड्स का, वाई के मास का जो रेशियो है वो कितना है, 1:3:5। तो कंपाउंड बी में मेरे पास वाई का मास आया है ये 84/32, और कंपाउंड सी में मेरे पास मास आया है p/16। तो इन दोनों मास का जो रेशियो होगा वो 3:5 होगा, क्योंकि कंपाउंड बी एंड सी का जो रेशियो है वो 3:5 है। यही दिया था ना क्वेश्चन में, देखिए लास्ट स्लाइड, हमको ये दिया था कि वाई कंबाइन जो हो रहा है ए बी सी में, वो रेशियो कितना है, 1:3:5। तो ए से तो हमें मतलब नहीं, बी और सी से मतलब है, तो बी और सी में रेशियो क्या है, 3:5। तो हमने यहाँ पे बी एंड सी जो मास आया है उन दोनों का रेशियो 3/5 रख दिया, 3/5। तो जो मास हमने निकाला था 84/32 डिवाइडेड बाय p/16 इन कंपाउंड बी इन कंपाउंड सी, ये 3/5 के इक्वल होगा। और यहाँ से आप पी का आंसर आ गया, पी की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। अभी समझ में आया, अभी क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ, क्या डाउट आ रहा है अभी? दोनों का मैंने यहाँ 1 पार्ट एक्स निकाल लिया, बिकॉज मैंने दोनों का मास एक्स का सेम रख दिया, और एक्स के फिक्स मास के साथ कितना कितना वाई का मास कंबाइन हो रहा है, क्योंकि वाई का जो मास कंबाइन हो रहा है एक्स के फिक्स मास के साथ, वो तीनों का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी में। तो मैंने उस रेशियो का यूज कर लिया और पी की वैल्यू निकाल ली, तो आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। So question number 30 क्या है, calculate the gram quantity of Ne2CO3 which has same number of atom as the number of proton present in 100 gram CaCO3। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो, calculate the gram quantity of Ne2CO3 which has the same number of atom as the number of protons present in 10 gram CaCO3। तो 10 ग्राम CaCO3 में पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए उतने ही नंबर ऑफ एटम्स Na2CO3 में होने चाहिए। तो उसका मास कितना आएगा ये निकालना है क्वेश्चन नंबर 30 में। ऋतुज क्वेश्चन नंबर 30 हुआ क्या? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम CaCO3। तो पहले इसको कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम CaCO3। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास अपॉन जीएमएम, मास है 10 ग्राम, जीएमएम है 100, CaCO3 का जीएमएम निकाल लेना, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.1। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए कितने, 0.1 Na, 0.1 Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मैंने पहले मास दिया था, मास से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए CaCO3 के। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में कितने प्रोटॉन होंगे, बताया कैसे निकालते हैं? मैं सीधा लिख दे रहा हूं, कैल्शियम में कितने प्रोटॉन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 तो 20 प्रोटॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 8 इंटू 3 यानी 24 प्रोटॉन्स। 1 मॉलिक्यूल कंटेन दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 30 20 50, सो 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एक मॉलिक्यूल में है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में, क्योंकि कैल्शियम में जो प्रोटॉन है वो ऐड किया जाएगा, फिर कार्बन में जो प्रोटॉन है वो ऐड होंगे, एंड ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन है वो ऐड होगा। तो ये आ गया 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन है
तो 0.1 Na मॉलिक्यूल है हमारे पास टोटल. सो number of protons in 0.1 Na molecules, 0.1 Na molecules of CaCO3 कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.1 Na. भाई एक मॉलिक्यूल में अगर 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 विल बी दिस 50 इंटू 0.1 Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इतने प्रोटॉन्स आ गए. अब अगर हमारे पास ये प्रोटॉन्स आए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ चुके हैं कितने 50 इंटू 0.1 Na. मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू 0.1 का मतलब हो गया 5 Na. तो 5 Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये आ गए. अब बोल रहा है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें आते हैं 10 ग्राम CaCO3 में, उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होने चाहिए Na2CO3 में. तो उसका मास कितना होगा ये पूछा है. तो पहले तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले CaCO3 में. यहां तक क्लियर? चेंज करो स्लाइड. ठीक है, नोट करना है तो नोट करिए जल्दी. समझ में आया ना? ये क्लियर है? ये किसी को डाउट किसी स्टेप में? चलो क्लियर है. ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं. तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 5 Na. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na2CO3 कितना होगा? सो नंबर ऑफ एटम्स इन Na2CO3 ये कितना होगा? ये भी होगा 5 Na, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 ग्राम 10 ग्राम CaCO3 में है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए Na2CO3 में. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए Na2CO3 में, जो कि होगा 5 Na. अब ये Na2CO3 के नंबर ऑफ एटम्स है 5 Na. अब सीधी सी बात है, अब मैं लिखूंगा 5 एटम. कितने एटम है टोटल? काउंट करिए. 5 एटम या 6 एटम? कितने एटम है टोटल एक मॉलिक्यूल में? 2 नाइट्रोजन का, 1 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के, यानी 6 एटम. 6 एटम present in one molecule of Na2CO3. तो 1 atom will present in 1/6 molecule of Na2CO3. 6 atom present in 1 molecule, तो 1 atom कितने में present होगा? 1/6 में. यूनिटरी मेथड. तो एक एटम 1/6 मॉलिक्यूल में होगा. तो हमारे पास टोटल एटम है कितने? 5 Na एटम्स. So 5 Na atom will be present in 5 Na/6 molecules of Na2CO3. तो हमारे पास Na2CO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए. कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 5 Na/6. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स आएगा. अब उल्टा फिर चलते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na. तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 5 Na/6 डिवाइडेड बाय Na. Na से Na कैंसिल आउट. तो N आ गया हमारे पास 5/6 नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला मास, क्योंकि हमको मास निकालना है कि Na2CO3 का कितना मास होगा. मास ऑफ Na2CO3 इन ग्राम. तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM. तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे 5/6,
मास हमें कैलकुलेट करना है। जीएमएम ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा? सोडियम 23 इंटू 2 46, कार्बन 12 58 एंड ऑक्सीजन 48। तो 48 एंड 56 कितना हो जाएगा टोटल? ऐड ही कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये 46, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 48। तो 5/6 इंटू मास यहाँ पे रख देंगे ऐड करके 48 12 60 60 प्लस 46 106। यहाँ से मास आएगा, इसको कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ से मास का फाइनल आंसर आ जाएगा। मास विल बी इक्वल टू, डिवाइड करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 506 530 डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा। क्या और आ रहा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? 88.33 88.33 आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या पूरा? तो पहले पूरा एक प्रोसेस करके हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले, फिर उतने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से उतने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए Na2CO3 में, तो हमने वो रखा है। और फिर इस Na2CO3 के अगर इतने एटम्स हैं तो इनका मास कितना होगा, तो इतने एटम्स है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे पहले वो निकाला, मॉलिक्यूल्स आ गए तो नंबर ऑफ मोल्स से मोल्स निकाले, और जब मोल्स आ गए तब मास का फॉर्मूला लगा के मास निकाला। ठीक है, क्लियर? लास्ट स्लाइड, ठीक है, दिखा रहा हूं अभी। चलिए आफ्टर 30 के बाद नेक्स्ट डाउट, 30 के बाद नेक्स्ट डाउट, लेवल 2 में और कोई है? 1 से 36 में जो भी क्वेश्चन दिए थे अभी खत्म, लेवल 4। चलिए ठीक है, लेवल 4। चलो नेक्स्ट लेवल 4। लेवल 4 में क्या क्या क्वेश्चन दिए थे? देखिए लेवल 4 में, एक मिनट, लेवल 2 हो गया, देन लेवल 4 में क्या क्वेश्चन दिया था? सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 एंड सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 2 5। तो क्या डाउट है ऋषिकेश, बताइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या डाउट आ रहा है? सेक्शन बी का डाउट है, सेक्शन ए का डाउट है, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है। ठीक है ठीक है, 2 2 करते हैं। क्या है 2? लेवल 4 क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का ना, सेक्शन ए का 2 या सेक्शन बी का 2? बी का, ठीक है। सेक्शन बी का सेकंड क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबके मास निकालने और फिर देखना है कि उनका मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा। तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया है इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास कितना होगा? देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओ लिखा है, तो अब उसको आप ओ, ऑक्सीजन को ओ मत रखिए, उसका मास 8 ग्राम नहीं होगा, उसका मास कितना हो जाएगा?
16 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब हो गया O2। जब वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो वो हो गया O2। अगर केवल O होगा दैट विल बी टर्म्ड एज एटम, एक सिंगल एटम है तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एटम वर्ड के साथ। अगर कहीं मॉलिक्यूल लिखा हुआ है मतलब हम O2 ऑक्सीजन गैस लिखा है, जैसे बोला जाए ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल मतलब O2 रखेंगे वहां पे। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ O बोला है मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूल O2 की बात हो रही है, तो उसका मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, पहला ऑप्शन। फिर दूसरे में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ एटम की बात किया है तो केवल एन रखना है। अगर मॉलिक्यूल बोलता है N2 रखते, नाइट्रोजन गैस हो जाती वो। लेकिन अभी केवल बात कर रहा है एटम की, तो केवल एक सिंगल एटम रखना है आपको, और सिंगल एटम जब रखेंगे तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। देन थर्ड वन, देखो थर्ड वन, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन के बाद आपको दिया हुआ है 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 एटॉमिक मास ऑफ, इतने ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो थर्ड एंड फोर्थ जो लाइन है इसमें आपको डाउट आ रहा होगा। तो फर्स्ट सेकंड तो क्लियर, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन वो क्लियर है एन। देन इतने ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब इतने नंबर ऑफ, ये निकाले जाएंगे मोल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया उतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए दे रखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, उतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और उनका मास कितना आएगा तो वो आपको निकालना है। एंड देन फोर्थ में आपको दिया है जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 10⁻⁻7 ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स का मतलब क्या हो जाएगा इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, तो कॉपर एटम की बात हो जाएगी, यानी इतने मोल्स ऑफ कॉपर एटम है। और थर्ड वाले में इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो उनका मास निकालेंगे। अब वो मास निकालेंगे तो देखिए मास डिवाइडेड बाय जीएमएम करके, मोल्स पता है तो मल्टीप्लाई करके आपका जो मास आएगा थर्ड फोर्थ का वो वैसे भी कम आएगा। तो थर्ड फोर्थ जो होंगे वो पीछे आने वाले ऑर्डर में, थर्ड फोर्थ जो होंगे वो पीछे ही ऑर्डर में आएंगे। तो या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा, क्योंकि बी में भी ये थर्ड फोर्थ पीछे आ रहे हैं। निकाल के देख लो ना, नंबर ऑफ मोल्स रख के मास बाय जीएमएम, मास रख निकालना है। जीएमएम ऑक्सीजन का 32, कॉपर के केस में 63.5, लेकिन ये वैल्यूज बहुत बड़ी निगेटिव है 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻7। तो ओवरऑल वैल्यूज बहुत छोटी आएंगी एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड वन। और फर्स्ट एंड सेकंड वन में अगर हम देखें, अब यहाँ से आंसर हम फर्स्ट एंड सेकंड से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड तो हमने सॉल्व किया ही है, में कौन बड़ा है फर्स्ट सेकंड में कौन बड़ा है, किसका मास बड़ा है, फर्स्ट का मास बड़ा है, सेकंड का मास है। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे आएंगे और थर्ड और फोर्थ निकालने का नीड भी नहीं, वो सीधा देख के समझ में आ रहा है कि वो पीछे आएगा, उसका मास बहुत कम आएगा 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻7 में दिया है। तो वो वैल्यूज बहुत कम जाएंगी जब आप मोल्स इज इक्वल टू मास बाय जीएमएम लगाओगे, तो वो पीछे आएगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। अब ये थर्ड फोर्थ भी हो सकता है, फोर्थ थर्ड भी हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि किस ऑप्शन में फोर्थ एंड थर्ड पीछे आ रहे हैं, और साथ में फर्स्ट एंड सेकंड जो है उनका ऑर्डर ये है। तो फर्स्ट एंड सेकंड का ऑर्डर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा बी, फर्स्ट बड़ा है सेकंड छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आ जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट, बी ऑप्शन आ जाएगा। बी आएगा ना, ये बी ऑप्शन में दिया हो ना, वन इज ग्रेटर देन सेकंड वन। बी ऑप्शन में है वन इज ग्रेटर देन सेकंड वन, वो तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख ही रहा है। वन मॉलिक्यूल ऑफ O इज दिस वन एटम ऑफ N। $32 ग्राम, 14 ग्राम। ठीक है, चलिए और कोई डाउट, और कोई डाउट है तो बताइए। सेक्शन बी का 5,
सेक्शन बी का 5, सेक्शन बी का 5 क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ 1 किलोग्राम। तो इसमें पूछा है कि 1 kg अगर मास चाहिए, 1 kg मास, कितने इलेक्ट्रॉन का मास होगा 1 kg, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी का 5 ही है ना ये, बी का 5। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 kg मास। अब ये निकाल लो, तो सिंपल है, इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी और क्या होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ा है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन केजी में कितना पढ़ते थे हम, 9.1 10 टू द पावर -3 kg, इतना है, यानी इतना केजी मास एक इलेक्ट्रॉन का। अभी इसी लाइन को मैं उल्टा कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं कि 9.1 10 की पावर -31 kg, ये जो मास है ये कितने इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो 1 kg कितने इलेक्ट्रॉन का मास होगा, यूनिटरी मेथड, अगर इतना kg एक इलेक्ट्रॉन का मास है तो 1 kg कितने इलेक्ट्रॉन का मास होगा, 1/9.1 चला जाएगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी 1 kg, इतना kg अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए है तो 1 kg जो होगा वो कितने के लिए होगा, 1/this, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी नंबर ऑफ इंटिटीज आ गई हैं, ये नंबर ऑफ इंटिटीज हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 kg में कितने हैं, नंबर ऑफ इंटिटीज आ गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इलेक्ट्रॉन के। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंटिटीज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, 1/9.1 10 टू द पावर -31, और Na की वैल्यू रख दो 6.022 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब बस ये कैलकुलेशन है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं 6.022 और 9.1 को अलग कर दूं तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 6.022 इंटू 9.1, तो बाकी बचेगा 10 की पावर -31 23, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -8, और वो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 8 बन के। तो 10 की पावर को मैंने अलग कर दिया और बचा है नीचे डिवाइड में 6.022 इंटू 9.1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो यहाँ से फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बस यही निकालना है कि 1 kg अगर आपने मास लिया तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो 1 kg में पहले हमने नंबर ऑफ इंटिटीज निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। क्लियर, कैलकुलेट करो इसको, देखो कौन सा आंसर आ रहा है। डी, क्या है डी, मतलब 1/, अच्छा कैलकुलेट करना ही नहीं है, सीधा दे रखा है ऑप्शन, ऑप्शन दिया ही नहीं है, कैलकुलेट करना है क्या नीड नहीं है आपको, ऑप्शन में सीधा दे रखा है। तो 10 की पावर 23 31 54, और क्या लिखा है ये 10 की पावर, तो फोर्थ ऑप्शन में डी लिखा है ना, दिख ही नहीं रहा। 10 टू द पावर 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.023, तो या तो गया आंसर, यही तो है, सॉल्व करने का नीड ही नहीं है, यही ऑप्शन में दे रखा है डायरेक्ट। तो ये आंसर, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो कैलकुलेशन देखो अभी तक नहीं की है, कैलकुलेशन कहीं मत करो, कैलकुलेशन पूरा लास्ट स्टेप तक लेके जाओ, जब तक आप लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंच रहे हो तब तक कैलकुलेशन लेके जाइए। ये नहीं कि पता चला ये वाला जो पॉइंट था, देखो यहाँ जो लिखा था ये 1 kg इज इक्वल टू दिस, अब कुछ लोग यहीं पे डिवाइड करने लगेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 9.1 कितना आएगा, और यहीं पे सॉल्व करके पहले इसको निकालेंगे, 31 को ऊपर लेके जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। अब उतना करने के बाद और यहाँ पहुंचते तो आंसर मैच ही नहीं करता, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता।
तो यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, सीधा ऑप्शन में दिया, इसलिए कैलकुलेशन आप लास्ट स्टेप तक मत करिए, जितना पॉसिबल उसको मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में लिखते जाइए। एकदम लास्ट स्टेप में जब आप पहुंचोगे तो ऑप्शन से आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि अब कैलकुलेशन करना है तो ठीक है। अगर यही जो ऑप्शन इस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन करके दिया होता तो लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन कर लेंगे, और अगर सीधा ऐसे जैसा अभी ऑप्शन दिया है तो यहाँ से आंसर सीधा टिक हो जाएगा। समझ में आया? तो एग्जाम में भी यही करना है, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में भी कैलकुलेशन आपको लास्ट स्टेप में करना है। क्लियर? कैलकुलेशन इन द सेंस ये जो डिवाइड वाला पार्ट है, मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, ये सब। चलिए अभी देखिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुन लो सब लोग। देखिए आपका पेपर जो एमसीक्यू सिंगल, नीट में तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 1 टिक करने, पेपर का पैटर्न पता है सबको। इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं जिनका मेंस का कल पेपर रहेगा, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे बताया होगा सर ने आपको, मैथ्स के सर ने बता ही दिया होगा, बट फिर भी अगर नहीं बताया तो अभी ध्यान से सुन लीजिए, और पता है तो भी बेटर है कि आप गलतियां ना करें, नहीं तो आंसर आपका करेक्ट आने के बावजूद गलत होगा। तो सिंगल करेक्ट तो आप ऑप्शन टिक कर लेंगे, बचा इंटीजर टाइप। जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट में इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, उसमें जो भी आंसर आ रहा है उसको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक रिप्रेजेंट करना है। लाइक आपका आंसर है जैसे आ गया 6.5, तो ये आंसर आपने सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ रहा है 6.5, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 6.50, ये आंसर में लिखना है 6.50। समझ आया? मान लीजिए आपका आंसर केवल आ रहा है 14, आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, आंसर आ रहा है 14, तो आंसर में आप लिखेंगे 14.00। अगर आपका आंसर आ गया है 15 पॉइंट, आपने डिवाइड करके कुछ निकाला 9, 8 समथिंग कुछ आ रहा है, तो उसको 9, 8, 7 जो भी आ रहा है उसको केवल डेसिमल के 2 पॉइंट तक दिखाना है, 15.98। आपको रैंडमाइज करना है तो रैंडम करके, लेकिन डेसिमल के बाद 0.2 तक दिखाना है। चाहे एग्जैक्ट इंटीजर आए तो भी उसको 14.00 दिखाना है, 6.5 आया तो 6.50 दिखाना है। समझ में आ रहा है? अब सीधा आंसर जैसे ये आ गया, मान लीजिए आपने सॉल्व किया, आपकी वैल्यू आ गई 0.5 मोल्स, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ रहा है 0.5 मोल्स, तो 0.5 मोल्स अगर आए तो 0.5 मोल्स में क्या करना है, तो आपको 0.5 आया तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जब हम इंटीजर टाइप में फिल करेंगे तो 0.50। समझ आया? ये पैटर्न फॉलो करना है, अगर आपने पैटर्न ये फॉलो नहीं किया आंसर गलत होगा। समझ आ रहा है? तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए डेसिमल के बाद 0.2 तक रिप्रेजेंट करना सब लोग, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है मोल कंसेप्ट का ही, और आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ दिस, जो भी क्वेश्चन दिया है मास निकालिए। अब आपने पूरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉर्मूला लगाया और आपने मास निकाल लिया, आपका मास आ रहा है 15.5 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया 15.5 ग्राम। अब जब इंटीजर टाइप में आप भरेंगे तो क्या भरेंगे 15.50, और वो इंटीजर टाइप में स्पेस होता है, मतलब वहां पे आप लिख भी सकते हैं, तो वहां पे कुछ लोग ग्राम लिख भी देते हैं, तो ये लिखना नहीं है वहां पे, ये यूनिट नहीं लिखनी है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट नहीं लिखी जाएगी, केवल और केवल नंबर भरे जाएंगे। समझ आ रहा है? केवल और केवल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में नंबर भरने। सिंगल करेक्ट में तो आप यूनिट के साथ दिया है तो टिक करो, नहीं दिया है तो टिक करो, लेकिन जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उसमें ये सब ग्राम इतना आ रहा है, या इतना एएमयू आ गया, या इतना यूनिट आ गया, वो यूनिट को नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जनरली मेंशन रहता है, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इंस्ट्रक्शन में आपको दिया होगा कि आपको क्वेश्चन में केवल आपको इंटीजर भरने हैं, वहां पे आपको यूनिट को मेंशन नहीं करना है, और अगर नहीं भी दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ कि पता चला उसके साथ ग्राम लिख के आ गए, एमयू लिख के आ गए, यूनिट लिख के आ गए, तो आंसर गलत आ जाएगा। अब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वॉल्यूम आ गया 22.4 लीटर, तो सब 22.4 लीटर लिख के आ गए, हालांकि यूनिट लिखना करेक्ट है, वो करेक्ट पॉइंट है कि यूनिट तो पता होनी चाहिए, लेकिन इंटीजर टाइप में वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, वो आंसर रॉन्ग ले लेगा। तो आपको केवल 22.4 वॉल्यूम लिखना है बस, और वो भी 40, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आपको रिप्रेजेंट करना है। समझ आया? क्लियर? तो ये फॉलो करिएगा। एमसीक्यू कितने आएंगे जेई वाले पेपर में? एमसीक्यू कितने आते हैं भाई, पहली क्लास में बताया था ना कितना, पेपर का पैटर्न तो पता ही है ना, जेई मेंस का जो पेपर का पैटर्न होता है वही आएंगे एमसीक्यू। क्या 20? क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है? क्या पूछा ऋषिकेश?
20। अच्छा, उसका आंसर बता 20। हाँ, जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे 20 सिंगल करेक्ट, 5 इंटीजर, 25 क्वेश्चंस होंगे एक सब्जेक्ट के। तो मेंस का पैटर्न ही है, वही पैटर्न पे पेपर रहेगा ना। और नीट के जो स्टूडेंट है उनके लिए 45 क्वेश्चंस रहेंगे एक सब्जेक्ट के। बायोलॉजी में 90 रहेंगे, बॉटनी जूलॉजी मिला के। तो नीट में तो खैर आपको सिंगल करेक्ट ही है, केवल ऑप्शन टिक करना है। ये इंटीजर वाले में कुछ लोग गलतियां करेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले। और ये केवल केमिस्ट्री के लिए नहीं है, मतलब सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, चलो। सो कंप्लीट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4। और कोई डाउट नहीं है किसी को? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 में और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए तो फिर जाके रिवाइज कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। 10 मिनट पहली क्लास खत्म कर दे रहा हूँ मैं आज। कल आपका एग्जाम है, एग्जाम की प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। अभी जितना टॉपिक अब तक कवर हुआ है वो पूरा एग्जाम में आने वाला है, ये बताया था पहले ही। लाइव कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था ना वेपर डेंसिटी का। तो वेपर डेंसिटी तक जितना पढ़ा है वो सारे रिलेटेड चीजें हैं। वेपर डेंसिटी रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वहां तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर? फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। और किसी को कोई डाउट है अभी तो 10 मिनट है, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो पूछ लो, और नहीं है डाउट तो फिर जा सकते हैं आप। नो डाउट्स? किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, कल तो पता ही चलेगा। कल तो पेपर है ही ना। जितने लोग अभी टाइम पास वाले हैं वो समझ में आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन नहीं बताए क्या? ठीक है। हाँ, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 10 क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है। और बाकी फिजिकल के 35। और जो मेंस के स्टूडेंट हैं तो उनके 25 क्वेश्चंस में से ऑर्गेनिक के हैं 8 क्वेश्चंस और बाकी फिजिकल के 17। और इस 17 में इंटीजर टाइप है 5 के 5। तो बेसिकली जो इंटीजर टाइप है वो आपके इंटीजर टाइप जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटीजर टाइप में फिर आपके फिजिकल के ही क्वेश्चन डाले गए, क्योंकि ऑर्गेनिक में अभी ऐसा कुछ खास न्यूमेरिकल टाइप्स हुआ नहीं है। वो तो नॉर्मल बेसिक नॉमेनक्लेचर ये सब पढ़ा है। तो वहां पे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही बन पाएगा। तो 17 क्वेश्चन में 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके मेन से में है। एंड नीट में आपके 35 एंड 10 का रेशियो है। क्लियर? ओके। क्या डाउट है आदित्य? लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 14। एक्स ग्राम ऑफ एज एंड द सॉल्यूशन ऑफ ये कहाँ दिया था भाई? लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 14 दिया ही नहीं है। मैंने दिया था क्या? रुको एक मिनट चेक करने दो। 14 क्वेश्चन नहीं दिया होगा यार। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ दिया है? नहीं दिया है। 14 क्वेश्चन क्यों करना है आदित्य? होमवर्क तो देखो भाई। होमवर्क में क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन मेंशन करके दिया है ना आपको। 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22 एंड 25 लेवल सेकेंड में। तनिष्क का क्या डाउट है? लेवल सेकेंड 30 सेकेंड। लेवल सेकेंड में 30 सेकेंड कहाँ होमवर्क दिया है? जो होमवर्क नहीं दिया वो भी अटेम्प्ट किए जा रहे हो क्या? जो होमवर्क दिया है कम से कम वो तो देखो। जो क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करके दिए हैं वही करने हैं। 32 दिया ही नहीं है। लेवल 2 में 26, 30, 36 एंड 37 दिया था। बाकी चीजें पढ़ी नहीं ना, मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे।
ऐसा थोड़ी जितना पढ़ा है सब कुछ वहीं पे है। तो मिक्स क्वेश्चंस है, तो अभी कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं, बाकी टॉपिक्स तो अभी बाकी है ना, चैप्टर थोड़ी खत्म हो गया। तो वो 32 क्वेश्चन जो है वो आपका अभी नहीं है। 1 मोल NaOH दिया, वो कहाँ से होगा अभी। 26 26 में क्या डाउट है लेवल 2 में। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड दिस लीटर ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो इजी क्वेश्चन है। 4.4 ग्राम ऑफ CO2, तो CO2 का 4.4 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 will be equal to 4.4 divided by 44.1 moles, number of moles of CO2। एंड उसके बाद बोल रहा है कि 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। एट STP बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, STP पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ये फॉर्मूला कभी लगता है एट STP की कंडीशन पे। तो STP की कंडीशन पे आपको दिया है हाइड्रोजन जो है वो 2.24 लीटर है, मिक्स किया गया है। तो वॉल्यूम रख दीजिए 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी आ गया 0.1 मोल। तो हाइड्रोजन भी 0.1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.1 मोल। तो पूछा है आपको दोनों को मिक्स करने के बाद कंटेनर में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल मोल्स आ जाएगा। टोटल मोल्स 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1 मोल हाइड्रोजन, सो आ गया 0.2 मोल्स। और मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल लो। टोटल मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स का फॉर्मूला मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पे मल्टीप्लाई करके। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल मोल्स 0.2 इंटू Na, आंसर आ जाएगा। Na की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। Na की वैल्यू 6.022 इंटू 0.2, समझ आया क्या। हो जाएगा अभी, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर। तो क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज कंपोजिशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, सब लोग रिवाइज कर लीजिए, जो क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, जो आपको होमवर्क दिया गया उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके साथ साथ एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये करवाया गया है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए कल के टेस्ट के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस की जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वही पेपर अच्छा कर पाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि अब जितनी चीजें पढ़ाई गई ये पूरी क्लास को आती हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आता है, फॉर्मूला पता है, इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं वो सबको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं वो सबको पता है। तो आता सारी चीजें सब पढ़ लेंगे, 10 मिनट में रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी पेपर में मार्क्स सबके अलग अलग आने वाले हैं, क्योंकि जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी, जितने क्वेश्चन जनरली अटेम्प्ट किए होंगे, जिसको जितना टाइम लग रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपको रिजल्ट में दिखाई देगा। तो कितना रिजल्ट आता है, किसका कितना आता है, वो डिपेंड करेगा केवल और केवल प्रैक्टिस पे। यहाँ पे अब ये पॉइंट नहीं रहा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं आता या इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते, ये नहीं आता, सबको है। लेकिन फर्क यही है कि कोई 2 मिनट में क्वेश्चन कर रहा है, तो कोई 10 मिनट लगा रहा है उसको करने में, कोई 15 मिनट का टाइम ले रहा है। तो सबके मार्क्स यहाँ यहीं पे डिफ्रेंशिएट होने वाले। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज्यादा आपका स्पीड इंक्रीज, उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी और जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जहां आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वहां 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगो, अपने आप आधी चीजें याद हो जाएंगी कि बार बार फॉर्मूला लिखने का नीड नहीं है, सीधा ये किया ये आया ये आया। तो प्रैक्टिस से ही आपका यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाला है। खैर कल तो फर्स्ट टेस्ट है, तो पहले सब लोग आराम से देना, चिल करके, ऐसी कोई टेंशन लेने का नीड नहीं है। जो भी मार्क्स आते हैं बट अपनी प्रिपरेशन करके जाओ, टेस्ट दो आराम से, और फिर धीरे धीरे देखो
कि कैसे चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना है। समझ गए? चलिए फिर मंडे को मिलते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।